हेलो दोस्तों, मैं मोहनी सारियन आप सभी का स्वागत करता हूं आज के इस BHDAE 182 के वीडियो सेशन में। दोस्तों, आज के इस BHDAE 182 के वीडियो सेशन में मैं आप सभी से BHDAE 182 पुस्तक के चैप्टर 4 और 5 के क्वेश्चन का सम्मिलित रूप से डिस्कशन करूंगा। दोस्तों, आज के डिस्कशन में हम लोग केवल एक प्रश्न को डिस्कस करेंगे और वो प्रश्न है वर्णों के उच्चारण पक्ष पर प्रकाश डालिए। तो चलिए इस प्रश्न के उत्तर का एनालिसिस हम लोग कर लेते हैं। इस प्रश्न के उत्तर का विश्लेषण हम लोग अब कर लेते हैं। तो दोस्तों, मुंह के जिस भी भाग से जिस वर्ण का उच्चारण होता है, हम लोग मुंह के उस भाग को उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहते हैं। मूल रूप से मुंह के अंदर 6 भाग ऐसे हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। उसमें से है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और नाक। दोस्तों, आपकी जो पुस्तक है BHDAE 182 उसमें 22 स्थान दिए गए हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है। मैंने तभी भी आप लोगों को बताया था, मतलब जब हम लोग चैप्टर और बुक का डिस्कशन कर रहे थे, तब मैंने आप लोगों को बताया था कि आंकड़ों में हेरफेर हो सकती है। किसी पुस्तक में 22 स्थान दिए हुए हैं उच्चारण के लिए, किसी में 23, किसी में 5, किसी में 6, तो ये आंकड़ा निश्चित नहीं है। तो ये जो पुस्तक है गुल्ली बाबा की, इसमें मुंह के 6 भाग ऐसे दिए हुए हैं जहां से वर्णों का उच्चारण होता है, और उसमें से है कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओठ और नाक। आप लोग यहाँ देख सकते हैं कंठ, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ और नाक। तो हिंदी में जितने भी वर्ण होते हैं दोस्तों, इन सभी वर्णों का उच्चारण इन्हीं 6 भागों से होता है, मतलब मुंह के इन्हीं 6 भागों से होता है। और हर वर्ण का उच्चारण स्थान अलग अलग होता है, इसीलिए हर वर्ण की एक श्रेणी जो है हिंदी में बन गई है। अब कैसी श्रेणी बनी है इसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगा। इसके लिए मैं जरा PDF को नीचे कर देता हूं। वर्णों की सबसे पहली श्रेणी है दोस्तों कंठ्य। तो ये कंठ्य वर्ण क्या है, अब मैं आप लोगों को इसके बारे में बतलाऊंगा। तो कंठ और निचली जीभ के स्पर्श से बोले जाने वाले वर्ण को हम लोग कंठ्य वर्ण कहते हैं, और इसमें आते हैं ओ, आ, कवर्ग, ह और विसर्ग। संस्कृत में इस कंठ्य वर्ण के लिए सूत्र है अकुह विसर्जनीयाना कंठा। अब जो दूसरी श्रेणी है वर्ण की, उसे हम लोग तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं। तो तालु और जिह्वा के स्पर्श से जो वर्ण बोले जाते हैं उसे हम लोग तालव्य वर्ण की संज्ञा देते हैं। और फिर इसमें आते हैं हर्षई, दुर्घई, चवर्ग, यो और तालव्य। और फिर इसके लिए भी संस्कृत में एक सूत्र है जिसे हम लोग इचुय सानन तालु के नाम से जानते हैं। अब जो वर्णों की तीसरी श्रेणी है उसे हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं। तो मूर्धा और जीभ की सहायता से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम लोग मूर्धन्य वर्ण कहते हैं, और इसमें जो वर्ण आते हैं वो है री, टवर्ग मतलब टोठो, डोढो, नो, र और मूर्धन्य स्व। और संस्कृत में इस मूर्धन्य वर्ण के लिए भी एक सूत्र है जिसे हम लोग ऋटुर साणांग मूर्धा के नाम से जानते हैं। अब जो वर्णों की अगली श्रेणी है उसे हम लोग दंत्य वर्ण के नाम से जानते हैं। दांत और जीभ की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण को हम लोग दंत्य वर्ण कहते हैं। और फिर इस दंत वर्ण के अंतर्गत आते हैं तवर्ग, ल और दंत स्व, मतलब तोथो, दोधो, नो, ल और दंत स्व। और संस्कृत में इस दंत्य वर्ण के लिए भी सूत्र है जिसे हम लोग ऋतुलसानाम दंता के नाम से जानते हैं। अब अगली जो वर्ण की श्रेणी है उसे हम लोग ओष्ठ्य वर्ण कहते हैं दोस्तों, और दोनों ओठों के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उन सभी वर्णों को हम लोग ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत रखते हैं। और हर्षैव, दुर्घैव और पवर्ग इसी ओष्ठ्य वर्ण के अंतर्गत आते हैं। और फिर इसके लिए भी एक संस्कृत में सूत्र है जिसे हम लोग उप मध्यानाम ओष्ठों के नाम से जानते हैं। अब इतने सारे वर्णों की श्रेणी के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। अब चलिए नीचे देखते हैं कि अगली श्रेणी कौन सी है। वर्णों की जो अगली श्रेणी है दोस्तों उसे हम लोग कंठ्य तालव्य वर्ण के नाम से जानते हैं, और इस कंठ तालव्य वर्ण के उच्चारण में कंठ, तालु और जीभ की सहायता ली जाती है। और इन तीनों ही भागों के स्पर्श से जिन वर्णों का उच्चारण होता है उसे हम लोग कंठ तालव्य वर्ण कहते हैं, और इसमें आते हैं ओ और औ। और इसके लिए भी संस्कृत में एक सूत्र है जिसका नाम है, मतलब जिसे हम लोग उदोतो कंठ तालव्य के नाम से जानते हैं। अब जो अगली वर्ण की श्रेणी है उसे हम लोग दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। दांत, जीभ और ओठ की सहायता से उच्चारित होने वाले वर्ण दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत आते हैं। इसमें से जो वर्ण आते हैं वे हैं वो। तो वह जो है दंतोष्ठ वर्ण के अंतर्गत आता है। और फिर दंतोष्ठ वर्ण के लिए भी संस्कृत में एक सूत्र है जिसे हम लोग वकारस्य दंतोष्ठम के नाम से जानते हैं।
तो मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आप लोग इतनी सारी श्रेणियों को समझ गए होंगे। अब मैं आप लोगों को स्वर वर्णों के उच्चारण के बारे में भी बताऊंगा। वैसे तो स्वर वर्णों के उच्चारण का कोई विशेष स्थान नहीं होता है, क्योंकि जब भी स्वर वर्ण का उच्चारण होता है तो उस समय जो ध्वनि होती है वह पूरे मुख विवर में गूंजती रहती है। इस वजह से स्वर वर्ण का कोई विशेष उच्चारण स्थान होता नहीं है। फिर भी इसको वर्गीकृत किया गया है, इसको भी इस प्रकार से गठित करने की कोशिश की गई है ताकि किसी भी तरह से स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान का भी पता लगाया जा सके। और जो स्वर वर्णों का उच्चारण होता है उसके वर्गीकरण में आवृतमुखी, वृतमुखी स्वर, फिर अग्रजीव, पश्चजीव, मध्यजीव आदि सारी बातों का सहारा लिया जाता है। इन सभी बातों के बारे में मैंने आप लोगों को बताया है कि किस प्रकार से मुंह के किस भाग से, मतलब अग्रजीव से किन स्वरों का उच्चारण होता है, मध्य जीव से किन स्वरों का उच्चारण होता है, कौन से स्वर वृतमुखी है, कौन से आवृतमुखी है। इन सभी चीजों के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो अभी मैं यहाँ पर आवृतमुखी, वृतमुखी, अग्रजीव, पश्चजीव इन सभी बातों पर चर्चा बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं केवल यहाँ पर ओ के उच्चारण स्थान के बारे में चर्चा करूंगा, साथ ही अ और औ के उच्चारण के स्थान के बारे में चर्चा करूंगा। तो अ जो ध्वनि होती है दोस्तों, इसे हम लोग कंठ ध्वनि कहते हैं और किसी भी व्यंजन का उच्चारण, मतलब किसी भी साधारण व्यंजन का उच्चारण अ की सहायता के बिना नहीं हो सकता है। जैसे कि अगर हम लोग क का उच्चारण करते हैं तो उसमें भी अ जो है आगे लगा रहता है। और याद रखिए दोस्तों कि किसी भी व्यंजन का अगला भाग जो होता है वो स्वर का होता है। जैसे कि यहाँ पर क में आप लोग स्पष्ट देख सकते हैं अगला वाला भाग अ है, क हलंत जोड़ अ लगा करके क बनाया गया है। जैसे कि अगर हम लोग के भी लिखते हैं, कई कर के जो लिखते हैं हम लोग, इसमें भी क्या होता है कि अगला भाग जो मतलब बाद वाला भाग होता है उसमें स्वर ही होता है। ये देखिए ए, क हलंत जोड़ ए बराबर के, तो ये जो ए है दोस्तों ये स्वर है। तो अब आप लोग यहाँ पर समझ गए होंगे कि किसी भी सामान्य व्यंजन के उच्चारण में अ ध्वनि अवश्य रहती है, और अगर कोई व्यंजन ऐसा है जो कि अ के बिना मतलब अ रहित है तो वहां पर उस व्यंजन में हल चिन्ह लगा दिया जाता है। मतलब यहाँ पर अगर हम लिख दें क के साथ हलंत लगा दे, मतलब क हलंत लिख दे, तो ये स्वर रहित व्यंजन कहलाएगा। इसी प्रकार अगर हम लोग ख में हलंत लगा दे तो इसका मतलब ये हुआ कि इसमें से भी अ को निकाल लिया गया है, तो ये भी स्वर रहित व्यंजन होगा। दोस्तों जब भी हिंदी के किसी भी सामान्य शब्द का उच्चारण होता है तो उस समय हर संभव ये प्रयास किया जाता है कि अंतिम वर्ण से अ को हटा दिया जाए। तो अ को हटाने की क्या प्रक्रिया है? तो अ को हटाने की एक प्रक्रिया है कि वर्ण के अंत में हलंत लगा दिया जाए। जैसे कि हम लोग नमक बोलते हैं तो नमक के अंत में यहाँ पर हलंत लगाया गया ताकि इससे अ को हटाया जा सके, ताकि सामान्य रूप से लोग नमक को नमक कह सके। रात में हलंत लगाया गया है ताकि रात में जो तो है, ये अंतिम तो जो है, इसमें से अ को हटाया जा सके, इसको स्वर रहित व्यंजन बनाया जा सके। वास्तव में होता यह है दोस्तों कि जब भी कोई व्यक्ति किसी सामान्य शब्द का उच्चारण करता है तो उस समय वह हर संभव ये प्रयास करता है कि अंतिम वाले वर्ण के साथ जो अ आ रहा है उसको हटा सके। लेकिन दोस्तों लिखने में ऐसा नहीं होता है। लिखने में हमेशा स्वर युक्त व्यंजन ही लिखा जाता है हिंदी में। जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है नमक में हलंत हलंत लगा दिया गया है ताकि नमक को सामान्य तौर पर नमक पढ़ा जा सके। लेकिन वास्तव में नमक इस तरह से हम लोग लिखते हैं, इस तरह से लिखते हैं, लेकिन इसमें हम लोग हलंत नहीं लगाते हैं, क्योंकि लिखने में जो है हमेशा से स्वर युक्त व्यंजन का ही प्रयोग होता है। मतलब अंतिम में जो ये को है यह स्वर युक्त व्यंजन है, क्योंकि इसमें अ छिपा हुआ है। लेकिन उच्चारण के समय हम लोग स्वर रहित व्यंजन का प्रयोग अधिक करते हैं ताकि अंतिम वाले जो वर्ण है उसमें अ को हटाया जा सके। मुझे लगता है कि अब आप लोग इसको समझ गए होंगे अच्छे से। अब चलिए नीचे देख लेते हैं कि नीचे अब हम लोगों को क्या डिस्कस करना है। अब हम लोगों को डिस्कस करना है दोस्तों अ और औ के उच्चारण स्थान के बारे में। तो दोस्तों अ का उच्चारण कंठ और तालु से होता है और इसके लिए संस्कृत में एक सूत्र है अयदेतो कंठ तालु, जबकि अ का उच्चारण स्थान ओठ और कंठ से होता है, इसके लिए संस्कृत में सूत्र है। तो दोस्तों संस्कृत की अपेक्षा हिंदी में अ और औ के उच्चारण में भिन्नता देखने को मिलती है। वास्तव में संस्कृत में सामान्य अ का उच्चारण अई के तरह होता है। मैं अभी उदाहरण से आप लोगों को आगे समझाऊंगा। वही औ का उच्चारण औ की तरह होता है। संस्कृत में अ को अई और औ को
औ कहते हैं। और हिंदी में इसी अ का उच्चारण अय और औ का उच्चारण अव के समान होता है। चलिए मैं आप लोगों को नीचे दिखा देता हूं। जैसे यहाँ संस्कृत में शैल जो है, यहाँ पर संस्कृत में शैल के तरह होता है, शैल। जबकि कौतुक को हम लोग पढ़ते हैं कौतुक, कौतुक को हम लोग पढ़ते हैं कौतुक। और हिंदी में ऐसा को हम लोग पढ़ते हैं ऐसा। तो यहाँ पर देख लीजिए आप लोग स्पष्ट रूप से ऐ देख रहे होंगे। कौन को हम लोग पढ़ते हैं कवन। तो यहाँ पर अब दिख रहा होगा, यहाँ ऐ दिख रहा होगा, यहाँ औ दिख रहा होगा। तो मुझे लगता है कि आप लोग सब कुछ स्पष्ट तौर से समझ गए होंगे। दोस्तों अब ये वाला जो प्रश्न है यहीं पर समाप्त हो जाता है। अब आज के वीडियो सेशन में इतना ही रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो सेशन आप लोगों को अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ।